नमस्कार, स्वागत है आपका चर्चा द ट्रुथ में। मेरा नाम है नेहा शुक्ला और इस हफ्ते हम बेहद ही एक खास अतिथि के साथ आपके सामने उपस्थित हैं और ये कोई नहीं बल्कि पूर्व राज्यपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सत्यपाल मलिक। सीधे सीधे आइए पहले उनका स्वागत कर लेते हैं और फिर जो भी बेबाक तरीके से वो टिप्पणी करते रहते हैं उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे अलग अलग मसलों पर। तो सत्यपाल मलिक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा द ट्रुथ में। और सबसे पहले आपको लोहड़ी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामनाएं भी हम करते हैं। लेकिन आप जी, आपकी बेबाकी और आपकी जो बेबाक टिप्पणी और जिस तरह से आप आलोचना करते रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, तो अभी वर्तमान में जो भारत की राजनीति को देखा जाए तो जिस तरह से राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूरा आयोजन हो रहा है, कांग्रेस की आलोचना भी हो रही है क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी, माननीय सोनिया गांधी, उन्होंने अस्वीकार कर दिया है इस निमंत्रण को। तो आपको क्या लगता है कि क्या उन्होंने कोई राजनीतिक ब्लंडर कर दिया है क्योंकि उन्हें सनातन विरोधी भी करार दे रही है बीजेपी? आपकी कोई टिप्पणी? देखिए, उन्होंने कोई गलती नहीं की। अगर वो इमीडिएटली इनके इस ड्रामे के फौरन बाद जाके दर्शन कर लेंगे, क्योंकि राम तो किसी की बपोती नहीं है जी। और खास तौर से हम जो किसान लोग हैं वो तो उठते ही राम राम करते हैं, बैल खोलते हैं तो राम राम करते हैं, हल चलाते हैं तो राम करते हैं। ये इनका तो राम से कोई ताल्लुक नहीं आज जो उसकी ठेकेदारी राम की कर रहे हैं। मेरे गांव में 15,000 की आबादी है जी। 300 साल पुराना मंदिर है जी। इन वर्गों के लोग 3 आदमी भी दिया जलाने नहीं जाते हैं उसमें। ये तो राजनीति के चलते सब कर रहे हैं, इनका कोई मतलब नहीं है राम से। जी, तो आप सीधे सीधे बीजेपी को ये कह रहे हैं या फिर स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मेरा कोई एजेंडा नहीं है। मैं उनके लिए पर्सनल टिप्पणी भी नहीं करता हूँ। तो कोई इश्यू होता है तो बोलता हूँ जी। मैं बीजेपी का जो सिस्टम है वो उसका कोई राम से ताल्लुक नहीं। वो राजनीति के लिए उन्हें रावण की जरूरत पड़ेगी, उसको पकड़ लेंगे। और आरएसएस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? जरूरत नहीं है। आरएसएस को सब जानते हैं, आप भी जानती हैं। वो मेरे एजेंडे में नहीं आ रहे। जी। शंकराचार्य ने भी इनकार किया है, अपनी बात कही है कि वो वहां पर नहीं जाएंगे। तो शंकराचार्य के स्टैंड पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे कि विधि विधान की बात कर रहे हैं? जी। हिंदू समाज के वो सर्वोच्च संत होते हैं शंकराचार्य, और चारों ने एक मत से इसको कहा कि ये गलत हो रहा है, ये परंपरा के अनुरूप नहीं हो रहा है, ये सिस्टम के अनुरूप नहीं हो रहा है, अधूरे मंदिर में हो रहा है जिसका शिखर भी नहीं बना है। तो अगर मैं प्रधानमंत्री की जगह होता और शंकराचार्य उसको डिनाउंस कर देते तो मैं कतई नहीं जाता। बिल्कुल, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं अनुष्ठान भी कर रहे हैं और 11 दिनों के अनुष्ठान की बात कर रहे हैं, और जिस विधि विधान की बात शंकराचार्य कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा नहीं दिखता है कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंकराचार्य जिस विधि विधान की बात कर रहे हैं उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, उसकी अनदेखी कर रहे हैं या फिर उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं? आप किसी दिन देखेंगे तो शंकराचार्य हैं, नरेंद्र मोदी किसी दिन कह देंगे कि मैं भगवान की भी परवाह नहीं करता हूं। जो उनका लेवल ऑफ एरोगेंस है वो इतना हो गया है कि वो किसी को मानते ही नहीं। जी। उनके 11 दिनों के अनुष्ठान को कैसे देख रहे हैं आप? वो तो एक दिखावा है, चूंकि बड़ा क्रिटिसिज्म हो जाएगा अगर वो भी नहीं करेंगे तो। उनको हर हाल में पुलिया का उद्घाटन होगा तो उनको करना है। रेल मंत्री ने एक भी रेल को झंडी नहीं दिखाई है, गडकरी जी ने एक भी हाईवे को झंडी नहीं, सब काम यही करते हैं। तो ये काम चूंकि इनको करना है इसलिए वो अनुष्ठान भी करेंगे, उसके पीछे और कुछ नहीं। जी। कहीं क्या इसमें ऐसा तो नहीं है कि ये कहा जा रहा है कि अब आत्मविश्वास में कमी हो गई है क्योंकि ब्रांड मोदी जो है उसकी चमक इन 10 वर्षों में काफी फीकी भी पड़ी है? क्या इसके पीछे एक वजह आप मानते हैं कि ये भी हो सकता है? नहीं, ये तो वो बताएंगे क्या कारण है, पर ये सही है कि उनकी चमक वमक अब कुछ रही नहीं है लोगों के बीच में। ये तो थोड़ा सा एक सेक्शन है बावले लोगों का, भले लोगों का, भोले लोगों का, वो उनके पीछे हैं। बाकी किसान, मजदूर, नौजवान, जो बेसिक इशू है कंट्री के, उनमें यकीन रखने वाले सब लोग इनसे नाराज। जी। लेकिन हिंदी पट्टी में एक परसेप्शन खड़ा करने की जो कोशिश हो रही है कि
जब बात भगवान राम की आती है, रामलला की आती है, उनके मंदिर निर्माण की आती है, तो कहीं ना कहीं ऐसा परसेप्शन बनाया जा रहा है कि बीजेपी जो है जिस आंदोलन को उसने शुरू किया उसको अंजाम तक पहुंचाया और मंदिर वहीं बनाएंगे, इस तरह के जो नारे हैं अब वो हकीकत में जो है अब सामने दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये परसेप्शन जो एक बड़ा बनता दिख रहा है, खास करके हिंदी पट्टी में राज्यों में वहां पर। नहीं, हिंदी राज्यों में इसका कोई बड़ा असर नहीं है, ये दूर से दिखता है। मैं तो वहीं से यूपी से आता हूँ, यूपी में भी बागपत से आता हूँ। मैं अपने गांव का बता रहा हूँ कि 15,000 की आबादी में 300 साल पुराने मंदिर में 3 आदमी जाते हैं घंटा बजाने। ये जो दिल्ली में दिखता है या प्रेस में दिखता है वैसा नहीं है। लोगों को अपनी रोजी रोटी का, अपने पेट का, अपने रोजगार का, किसानों को फसल के दाम का, एमएसपी का, ये उनके कंसर्न है। उनके कंसर्न को ये राम वाले बिल्कुल एड्रेस नहीं कर रहे हैं। जी, आप जो सरकार के ये 10 साल हैं सत्यपाल मलिक जी, आपने बहुत बड़े बड़े मुद्दे भी उठाए। आपने पुलवामा का भी जिक्र किया, आपने करप्शन को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक टिप्पणी की कि उनको कोई ज़्यादा जो है इससे परेशानी नहीं है भ्रष्टाचार से लेकर। लेकिन इसके बावजूद इन मुद्दों को विपक्ष जो है कोई गंभीर मुद्दा बना पाने में या फिर इन मुद्दों से जनता को जोड़ पाने में विपक्ष अभी तक ये कहा जा सकता है कि असफल रहा है। क्या आपको निराशा होती है ऐसे विपक्ष की भूमिका को देखकर? बिल्कुल, मैं तो खुल के बोला हूं 3-4 दिन पहले एक इंटरव्यू में, मुझे विपक्ष से बहुत निराशा है। वो सही मुद्दों को उठा के विपक्ष को तो सड़क पे होना चाहिए इस वक्त। देखिए, मैं डॉक्टर लोहिया के साथ काम किया, उसके पास 4 धोती 4 कुर्ते थे, लेकिन वो सड़क पे कूद गया, सारे देश का नौजवान उसके पीछे कूद गया और 67 में पूरे देश में चेंज हो गया। विपक्ष अपनी भूमिका को सही से नहीं अदा कर रहा है। मैंने पुलवामा का इशू उठाया था, पुलवामा के इशू पे ही ये सरकार में आए थे। उसी को अगर विपक्ष उठा दे तो ये सरकार के बाहर हो जाएंगे, लेकिन विपक्ष कुछ करता ही नहीं है। विपक्ष, बीजेपी 24 घंटे राजनीति करती है और विपक्ष अपनी सुविधा से तफरीह के तौर पे राजनीति करता है। तो विपक्ष में सीधा सीधा जो बड़ी निराशा आपको कांग्रेस से ज्यादा, या फिर आप एक सामूहिक, क्योंकि अब तो इंडिया ब्लॉक की बात हो रही है? सभी से, कांग्रेस से मुझे नहीं उस तरह से। मैं राहुल को एक परफेक्ट आदमी समझता हूँ, कुछ ना कुछ एक्शन में रहता है। मुझे सभी से निराशा है। और प्रियंका गांधी के बारे में कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? आपका कोई ऑब्जर्वेशन, कैसे पॉलिटिक्स करती है? नहीं, इसके बाद मुझे तो उसको देख के, उसके पिताजी का जिस तरह से देहावसान हुआ, दादी जिस तरह से, मुझे उस परिवार से सिंपैथी है। मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वो अच्छा काम कर रही है, जाती हैं, सड़क पे जाती हैं, संघर्ष में जाती हैं, महिलाओं के इश्यूज को आर्टिकुलेट करती हैं। लेकिन प्रियंका गांधी की, इसलिए मैं आपसे राजनीति पर टिप्पणी चाहती हूं क्योंकि महिला पहलवानों के आंदोलन के साथ प्रियंका गांधी ने अपनी बात रखी थी और कहा था कि वो इन पहलवानों के साथ हैं। और अभी हाल में ही WFI में जिस तरह से संजय सिंह का चयन हो गया और साक्षी मलिक ने संन्यास लेने का ऐलान तक कर दिया, तब भी वहां पे प्रियंका गांधी नजर आती है। इसके बावजूद इस मसले पर जितनी आक्रामकता प्रियंका गांधी को दिखानी चाहिए वो नहीं दिखा पाई है। नहीं, बाकी लोग भी नहीं दिखा रहे। पहलवानों के मामले में तो जब ये जनपद पे बैठे थे जी, मैं पहला आदमी था जो उसमें गया था। उसके बाद ये लोग जाने लगे थे। मैं उनके प्रदर्शन में व्हील चेयर पे, मेरे पैरों में दिक्कत थी, व्हील चेयर पे बैठ के गया था। पर ये जो पार्टियों वाले हैं ये उनकी मदद नहीं कर रहे हैं जिस तरह करनी चाहिए। यानी स्वयं कांग्रेस में प्रियंका गांधी की मदद नहीं हो पा रही है, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, कांग्रेस को ज्यादा करना चाहिए। जी, उत्तर प्रदेश में आप क्या स्थिति देख पा रहे हैं? सीट शेयरिंग को लेकर ये भी बात हो रही है कि बातें नहीं जम पा रही हैं। आज भी एक वर्चुअल बैठक भी हुई है जिसमें ये खबर निकल कर आई है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो इंडिया ब्लॉक के विपक्ष के गठबंधन के अध्यक्ष चुने गए हैं और नीतीश कुमार संयोजक बनाए गए हैं। क्या ये सही फैसला है? नहीं, ये इमैटीरियल है। मेरा ये कहना है कि इनकी कोई एकता नहीं होगी, चूंकि सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। मैंने एक सजेशन दिया था इनको और जिसपे राजी भी हैं कमोबेश, कि तुम जैसे वीपी सिंह ने किया था कि एक उम्मीदवार के मुकाबले एक उम्मीदवार खड़ा कर दो, 1 वर्सेस 1 करके लड़ाओगे तो हार जाएंगे मोदी। और मुझे मोदी की पार्टी के इंपॉर्टेंट लीडर्स ने कहा है कि सतपाल भाई इसको 200 पे ले आइए, हम ही हटा देंगे। तो अगर विपक्ष 1 वर्सेस 1 कर देगा तो ये चला जाएगा। जी, यानी आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि स्वयं बीजेपी में भी जो है नरेंद्र मोदी को लेकर विरोध के सुर तेज हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी के प्रति बहुत लोगों में अभी आप समझिए
ये बहुत अपमान करते हैं अपनी पार्टी के लोगों का, काफी नाराजगी है उनमें। और भारत में जो सत्ताधारी दल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके खिलाफ खुलकर टिप्पणी करते रहे हैं। सत्यपाल मलिक जी, मैं समझना चाहूँगी, जब महिला पहलवानों के आंदोलन को आपने अपना समर्थन दिया और अब एक ये भी निकल कर आया है कि संजय सिंह के चयन के बाद WFI को ही सस्पेंड कर दिया गया और इसे लेकर जो संजय सिंह हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ के पास चले गए हैं। और क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ सरकार की मिली भगत से ही हो रहा है? सरकार दिखावा कर रही है, जिस तरह से WFI के इलेक्शन को सस्पेंड किया गया क्योंकि साक्षी मलिक मीडिया में चली गई और उन्होंने कहा कि मैं कुश्ती से ही संन्यास ले रही हूँ। क्या सरकार का ये दिखावा है कि वाकई में उसने WFI के खिलाफ एक्शन लिया है? नहीं, दिखावा है। जो एक्शन करना चाहिए वो नहीं किया, उसको भंग कर दिया। नई कमेटी बना देनी चाहिए, वो पहलवानों की कमेटी बनानी चाहिए। जी। अब बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्या उनको सांसदी उनकी छीनी जानी चाहिए थी? नहीं, ये कुछ नहीं कर सकते, कुछ मत छीनिए, उनको इग्नोर करिए। तो इग्नोर भी नहीं करते हैं। भूषण शरण सिंह इज ए टफ, और उसके इतनी संस्थाएं हैं, हेलीकॉप्टर है उस पर, उसकी एक दिन जांच बैठा देंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन ये कुछ नहीं करते, ना करना चाहते हैं उसके खिलाफ। तो यूपी में जिस जगह से वो सांसद चुनकर आते हैं, क्या वो इतनी अहम कॉन्स्टिट्यूएंसी है कि बीजेपी? बिल्कुल नहीं, एक ही सीट है ना, उस पर भी वो हार सकते हैं जब ये पता चलेगा कि सरकार इनके खिलाफ है। जी, तो इस बात से इन महिला पहलवानों को इंसाफ क्या लगता है कि जब नरेंद्र मोदी चुनाव हारेंगे, अगर हारते हैं, उसके बाद ही उनको न्याय संभव है? नहीं, पहले भी है, अगर जनता इनके साथ खड़ी हो जाएगी। मैंने तो इनको सलाह दी थी जब इन्होंने अपना आंदोलन वापस लिया, कुछ लोगों के बहकाने से, टिकट बंधुओं के। उस वक्त मैंने कहा था कि राजस्थान में चुनाव है, तुम चलो, मैं तुम्हारी मीटिंग कराता हूँ। राजस्थान में बहुत लोग चाहते थे ये आए, और ये अगर वहां कैंपेन करती तो इनकी बातें तभी मान ली गई होती। पर जिस तरह से इन्हें हरियाणा में समर्थन मिल रहा है, खाप पंचायतों ने भी महापंचायत बुलाकर बेटियों को समर्थन दिया, तो हरियाणा में वो समर्थन जो है मजबूत नहीं दिख रहा है आपको? नहीं है, हरियाणा में तो उतना ही समर्थन है जितना पहले था। हम भी पहले इनके साथ थे और आज भी हैं और रहेंगे। ऐसा नहीं, इनका समर्थन कोई कम नहीं हुआ है। हरियाणा की जो मौजूदा सरकार है, क्या इस आंदोलन से उसको कुछ नुकसान पहुंचेगा? अगर हरियाणा में एक ये आंदोलन वो सरकार तो ढूंढी नहीं मिलेगी जब इलेक्शन होगा। और ये लड़कियां अगर घूम गई, अगर ना भी घूमे तो भी हरियाणा में तो ये वापस नहीं आएंगे। ऐसे में कांग्रेस को वहां पर फायदा होगा, लेकिन कांग्रेस हरियाणा में बटी हुई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और भी अन्य दल है, कुमारी सैलजा बटे के अलावा भी निकम्मे हैं जितना इनको काम करना चाहिए। हम तो, मैं जब जवान था, लोहिया का शिष्य था, तो हम लोग 10 रुपए जेब में लेके देश बदलने निकल पड़ते थे। ये तो सब आराम से रहने के आदी हो गए। जी, आप इमरजेंसी के समय, क्योंकि आपने लोहिया जी की बात कही, तो आप समाजवाद आंदोलन से निकल कर आए हुए नेता हैं। आप जब युवावस्था में पहुंचे थे विधानसभा में, और जब आपने विधानसभा ज्वाइन की थी, तब से अब तक युवा आंदोलन में क्या फर्क आप देख पा रहे हैं भारत की राजनीति में? नहीं, बहुत फर्क है। उस वक्त जो युवा आंदोलन में लोग थे वो सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे। अब जो युवा आंदोलन में लोग हैं, हम लोग साइकिल पे चलते थे, किराए की साइकिल पे चलते थे, 10 रुपए लेके घर से निकलते थे देश बदलने के लिए। अब तो हर युवा नेता के पास गाड़ी है, वो ठेकेदारी करने लगा, क्या क्या करता है, वो नस्ल दूसरी आ गई है। तो क्या राजनीति में अब वो लोग आ रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा उठाना चाहते हैं, ना कि समाज में कुछ अच्छा, कुछ सुधार या फिर अपना योगदान देना चाहते हैं? कुछ ऐसा भी हो गया है? जी, देखिए मैडम, जब देश आजाद हुआ था उसके बाद राजनीति में जो लोग आए वो आदर्शों के तहत आए। फिर उसके बाद जो आए उनके लिए राजनीतिक करियर हो गई, और अब जो लोग आ रहे हैं राजनीति में उनके लिए राजनीति व्यवसाय हो गई। ये फर्क आया। जी, और इसे कोई भी दल अछूता नहीं है, चाहे वो विपक्ष के दल। जी, इवन कम्युनिस्ट अछूते नहीं है, सब जगह वही हो गया। जी, रक्षा मंत्री पर आपने बहुत ही बेबाकी से टिप्पणी दी थी जब आपने पुलवामा की घटना का जिक्र किया था। एक और टिप्पणी रक्षा मंत्री की आई है, वो ब्रिटेन के दौरे पर है, और वहां उन्होंने कहा है कि चीन भी अब भारत का लोहा मानता है। इस तरह की जब वो टिप्पणी करते हैं तो क्या अति आत्मविश्वास दिखता है? क्योंकि जो पूर्वी लद्दाख है, नहीं, वो पता नहीं उन्होंने कैसे बोल दिया। चीन में तो जो आपकी जमीन
लद्दाख के एरिया में दबा रखी है, उस पर तो आपका प्रधानमंत्री भी नहीं बोलता है, रक्षा मंत्री की तो कोई औकात ही नहीं है बोलने की। उन्होंने कह दिया बिना सोचे समझे। चीन से तो ये लोग बहुत डरते हैं। जी, तो चीन पे क्या रक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। 100 बार बोला गया प्रधानमंत्री से कि चीन में बताइए हमारी जमीन उनके कब्जे में है कि नहीं है, जबकि है, लेकिन ये कबूल नहीं करते, मानते नहीं। और वो अभी ली गई है 2 साल में। बिल्कुल। आप इसके लिए हमारे रक्षा मंत्री को कसूरवार ठहराते हैं या फिर हमारे माननीय नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को? देखिए, मैं तो प्रधानमंत्री को ही कसूरवार ठहराऊंगा, और चूंकि रक्षा मंत्री तो नौकरी कर रहे हैं, रक्षा मंत्री सिर्फ अपने मंत्री पद को बचाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। उनकी इस सरकार में ज्यादा बड़ी हैसियत भी नहीं है, तो मैं उनको दोषी नहीं ठहरा सकता। पर यह है कि जब वो नहीं उनके हाथ में कुछ है तो उन्हें चुप रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए ज्यादा। बिल्कुल। एक टिप्पणी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी चीन को लेकर की थी कि चीन जो है बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो क्या हम उससे युद्ध मोल लें। ये जब इस तरह की टिप्पणी विदेश मंत्री की आती है तो ये कौन सा विजन दिखता है मौजूदा केंद्र सरकार का? कोई विजन नहीं है। विदेश मंत्री तो ब्यूरोक्रेट हैं, वो तो जो जैसी बात दिखाई देगी वैसी चीज बोल देंगे। ही कैन नॉट लीड ए कंट्री। मैं उनको लीडर नहीं मानता हूं, और ये भी नहीं मानता हूं कि उनकी कोई टिप्पणी लीडर लाइक है। जी, मौजूदा केंद्र सरकार के नेतृत्व में सर ऐसा हमने देखा है कि एक एक करके जितने हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, अभी ताज़ा मसला जो है मालदीव के साथ है, जिस तरह से सोशल मीडिया पर मालदीव के खिलाफ टिप्पणियां हो रही हैं और बड़े बड़े जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने भी बायकॉट मालदीव जैसे स्लोगन दिया है, और इसको बीजेपी के जो नेता हैं काफ़ी मज़े ले लेकर इसको और ज़्यादा प्रसारित कर रहे हैं कि हमने सबक सिखाया मालदीव को। क्या इस तरह से विदेश नीति चलाई जानी चाहिए? नहीं, आज आपकी विदेश नीति का ये हाल है मैडम कि जितने आपके पड़ोसी हैं, चाहे वो मालदीव हो, भूटान हो, सिक्किम हो, सॉरी सिक्किम तो हमारा हिस्सा है जी, जितने भी हमारे पड़ोसी हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, सारे पाकिस्तान हो, सब हमारे खिलाफ है, कोई हमारा दोस्त नहीं है। तो ये हमारी विदेश नीति की नाकामयाबी है, और क्या है जी। और मालदीव तो बिल्कुल हमारे साथ थे हर तरह से, उनसे क्यों बिगाड़ लेना चाहिए मोदी के लिए कुछ कह दिया तो जी। क्या हम चीन के अनुकूल ये परिस्थितियां बना रहे हैं कि जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं भारत के, उन पर अब चीन का प्रभाव ज्यादा है? और भारत में भी देखें तो चीन का जो यहाँ पर उसकी हेकड़ी है लद्दाख में, उसके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं है। अभी जो हमारे आर्मी के चीफ हैं जनरल मनोज पांडे, उन्होंने भी कहा है कि स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। तो अगर इतनी लंबी नाकामी रही तो क्या लगता है कि एक बड़ी नाकामी ये भी रहेगी? जब इतिहास में देखा जाएगा तो मोदी सरकार की एक बड़ी नाकामियों में ये भी रहेगा कि चीन के साथ जो सीमा विवाद है वो और ज़्यादा, उन्होंने हमारी ज़मीन हड़प ली, वहाँ पर पेट्रोलिंग जो हिस्सा पहले भारतीय सेना करती थी वो भी अब नहीं कर पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, हमारी विदेश नीति पूरी तरह फेल हुई, और वो इसलिए हुई है कि हमारी लीडरशिप में दम नहीं। अगर लीडरशिप, एक मिनट तो फट जा रहा है जी, लीडरशिप दम दिखाती तो देश इतना कमजोर नहीं है, ना देश की सेनाएं इतनी कमजोर, और चीन की भी कोई हिम्मत नहीं कि हमसे लड़ाई करे, लेकिन लीडरशिप में गुर्दा नहीं। बिल्कुल। तो इसके मुकाबले अगर मैं बात पिछली सरकार की कहूँ, यूपीए सरकार की कहूँ, अगर वो होती तो इससे बेहतर परफॉर्मेंस करती नजर आती होती चीन के साथ? बिल्कुल बेहतर परफॉर्म कर रही है। भारत में 2024 में लोकसभा के चुनाव भी हो रहे हैं, और इसलिए सभी मुद्दों पर जितनी गहमा-गहमी है वो काफ़ी बढ़ गई है। आपका खुद का 50 सालों से ज़्यादा का जो है सियासी सफ़र रहा है, आपको क्या लगता है जिस परसेप्शन को खड़ा करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, और इसमें आरएसएस वीएचपी उसका साथ दे रही है, राम लला की ही बात अगर कर ले, तो विपक्ष के पास ऐसा क्या मुद्दा है जिस पर विपक्ष अगर वाकई गंभीरता से काम करे तो वो आसानी से बीजेपी को हरा सकती है? विपक्ष के पास बहुत मुद्दे हैं। अगर विपक्ष उन मुद्दों को उठाए और शर्त है कि उस पर सड़क पे कूद जाए, नौजवानों को, किसानों को, गरीबों को, सबको उस आंदोलन में ले आए। बेरोजगारी का मसला है, महंगाई का मसला है, किसानी का मसला है, एमएसपी का, ये सब ऐसे मसले हैं जो लोगों के पेट पे लात मारते हैं। अगर इन सवालों पे लड़ाई कर देंगे तो ये सरकार का पता ही नहीं चलेगा कहां गए।
बिल्कुल। किसानों के एमएसपी पर मैं बात करना चाहूँगी सर। आपने लगातार जो है किसानों को अपना समर्थन दिया, अपनी जो है टिप्पणी भी करते रहे हैं। क्या लगता है कि ये किसान आंदोलन जो फिर से आंदोलन की बात कर रहे हैं, अगर ये फिर से आ जाएं तो 2024 के चुनाव में बीजेपी को एक कड़ी टक्कर मिल सकती है? और क्या नहीं, अगर किसान आंदोलन दोबारा खड़ा हुआ और पूरी शिद्दत से खड़ा हुआ तो बीजेपी तो मिलेगी नहीं चुनाव। किसानों में बहुत नाराजगी है। मैं तो किसानों से आता हूँ, चरण सिंह के साथ मैंने काम किया है, मैं किसान राजनीति को जानता हूँ, उनकी मनोवृत्ति को जानता हूँ, अभी भी अपने गांव में जाता हूँ, खेती देखता हूँ, मुझे उनकी समस्याओं का मालूम। तो एमएसपी इतना बड़ा मुद्दा है, अगर इसी पे किसानों ने संघर्ष कर दिया तो सरकार चली जाएगी। सर, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक भी नहीं है कि एमएसपी पर जो वादा सरकार ने किया वो वादा खिलाफी हुई है, अभी तक पूरा नहीं किया गया है। तो किसानों ने कुछ ज्यादा छेड़ा भी नहीं है उसको, पूरा करना तो अलग बात। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन किसानों ने कुछ ज्यादा वक्त नहीं दे दिया सरकार को, इतना लंबा इंतजार किया कि सरकार अब उन पर कार्रवाई करेगी, लेकिन हुआ नहीं। आंदोलन अब और भी अगर आगे खिंच जाता है तो क्या कोई परिणाम तो आएंगे नहीं? क्योंकि ये भी कहा जा रहा कि हो सकता है समय से पहले ही चुनाव करा ले मोदी सरकार। नहीं, पहले तो ये नहीं कराएंगे, एक दिन के लिए भी सत्ता नहीं छोड़ना चाहेंगे। चुनाव तो टाइम पे ही कराएंगे, और पहले भी करा लें, लोग सब समझते हैं। किसान भी इतना भोला नहीं है जितना लोग समझते हैं, वो इनको बिफिटिंग रिप्लाई देगा। जी, लेकिन पिछले आंदोलन में सर, अगर मैं आपके जरिए समझना चाहूं कि विपक्ष के किसी भी राजनीतिक दल से परहेज किया था किसान संगठनों ने, क्या इस बार जो है विपक्षी दलों को साथ में लाने पर ये सहमत हो जाएंगे, या फिर भी इसे गैर पॉलिटिकल? विपक्षी दल आए ना आए, किसान अगर आंदोलन में कूद पड़े, किसान आंदोलन शुरू हुआ तो किसानों की जो आम जनता है वो खड़ी हो जाएगी, फिर विपक्ष की जरूरत भी नहीं उनको। जी, ये जो 400 से ज्यादा सीटों का जो एक लक्ष्य रखा है बीजेपी ने, क्या ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा माहौल बंदी बनाने की कोशिश है कि विपक्ष जो है जो कोशिश कर रहा है एकजुट होने की, उसके सामने एक डर का माहौल पैदा किया जाए कि क्योंकि संसाधनों से तो परिपूर्ण है ही बीजेपी, हो सकता है कि वो कुछ भी करे? नहीं, बीजेपी का जो घमंड है वो इस ईवीएम के बूते पे है। वो समझते हैं कि हम ईवीएम से मैनिपुलेट कर लेंगे, लेकिन लोग ईवीएम के खिलाफ भी हो गए हैं। आज दिल्ली में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है लोगों की ईवीएम के खिलाफ। जी, आवाजें उठती रही हैं ईवीएम के खिलाफ, लेकिन जब कुछ राज्यों में कांग्रेस को जीत मिल जाती है तो वहां पर उस आवाजों का जो ऐसा लगता है कि ज्यादा तार्किक नहीं लगते। तो क्या ईवीएम पे जो सवाल उठ रहा है वो जायज लगता है आपको भी? मुझे एक बात बताइए, सारी दुनिया में कहीं भी ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहा, और दूसरे जब लोग नहीं चाहते ईवीएम से चुनाव हो तो आप जबरदस्ती क्यों करा रहे हैं? जी, तो कांग्रेस का जो आरोप है कि आप ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, तो ये आरोपों में कहीं ना कहीं कोई सच्चाई आपको लगती है? मेरे सामने मुझे एक साउथ का लड़का आया था, वो करके दिखा के गया कि देखिए ऐसे मैनेज होता। अभी सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के सामने किसी ने करके दिखाया कि ऐसे ऐसे गड़बड़ हो। और अगर नहीं है गड़बड़, लोग नहीं यकीन करते हैं तो हटा दो, तुम कागज से करो। सारी दुनिया में कागज से चुनाव हो रहा। बिल्कुल। अब मैं आपका ध्यान महाराष्ट्र में जो अभी विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने फैसला सुनाया और शिंदे गुट के जो 16 विधायक थे उनकी अयोग्यता को उन्होंने सिरे से नकार दिया और शिंदे गुट की शिवसेना को ही असली शिवसेना कहा है। इस तरह का जब राजनीतिक प्रकरण सामने आता है सर, तो क्या दल बदल जो है, जो लंबे समय से भारतीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाता आया है, क्या आपको लगता है कि दल बदल जो है इससे और इसको बढ़ावा मिलेगा और सांसदों और विधायकों की खरीद फरोख्त जो है उन शक्तियों को और इससे ताकत मिल जाएगी? मैं स्पीकर के फैसले पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा और ना किसी को करनी चाहिए। जो उन्होंने किया चलिए ठीक है, लेकिन इस पे सीरियसली विचार होना चाहिए कि ये जो है दल बदल कानून ये डिफंक्ट तो नहीं हो रहा इस तरह के फैसलों से। जी, क्या सुप्रीम कोर्ट ने जिस भावना के साथ स्पीकर को कहा था कि आप 10 जनवरी तक इस पर फैसला दे दे, तो इस भावना के विपरीत नहीं दिखता है आपको विधानसभा के स्पीकर का फैसला? दिखता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी जो स्पीकर की पावर्स हैं इनसाइड द हाउस, जो भी इशू है उस पे स्पीकर की पावर्स अल्टीमेट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता।
जी, लेकिन इस पर एक गहरे विचार की जरूरत है और इस पर खुलकर बहस होने की जरूरत है, आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, सुप्रीम कोर्ट से एक और बहुत बड़ा फैसला आया अभी हाल ही के दिनों में सर, वो था बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट है उनकी जो सजा माफी का फैसला था, उस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? गुजरात सरकार को जिस तरह से मैं सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूँ, वो बहुत अच्छा फैसला है। और उसके बाद गुजरात की जुडिशरी के लोग, सरकार के लोग जो उससे जुड़े रहे फैसले से, उन सबको डूब मरना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उनका मेलाफाइट था सारा। बिल्कुल सर, सुप्रीम कोर्ट के जज की टिप्पणी में ये शामिल है कि गुजरात सरकार की मिली भगत रही, कोर्ट को गुमराह करने की भी बात हुई। तो क्या स्वयं सुप्रीम कोर्ट की तरह से इस मामले में किसी संज्ञान की जरूरत नहीं दिखती है कि कार्रवाई होनी चाहिए गुजरात सरकार के खिलाफ? किसी दोषी के साथ मिली भगत के आरोप बहुत बड़े हैं। बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ज्यादा फंसना नहीं चाहता ज्यादा मामलों में, लेकिन लोकल लोगों को इसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। जी, लेकिन क्योंकि इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए और कहीं ना कहीं इस फैसले ने ये साबित किया है कि भारत में कानून के शासन की बात जो है अभी भी इससे ज्यादा नाउम्मीदी की जरूरत नहीं है, अभी भी बहुत ज्यादा उम्मीदें बाकी हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो बहुत शानदार है और हिम्मत बनाने वाला है। जी, एक आप उपराष्ट्रपति जो हैं जगदीप धनखड़, उनको लेकर भी आप टिप्पणी करते रहे हैं सर। अभी जो शीतकालीन सत्र के दौरान जो भी वाकये सामने आए और लगभग सभी जो विपक्षी दल के सांसद हैं उनको सदन से निलंबित कर दिया गया, और उसके बाद जो मिमिक्री का एक सामने आया था और उस पर उन्होंने सीधे सीधे उसको जाट समुदाय से जोड़ने की कोशिश की, किसान समुदाय से जोड़ने की कोशिश की, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धनखड़ साहब का मैं बड़ा सम्मान करता हूं और ऐसे पद पे हैं कि उनका सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन उनका कोई भी काम ऐसा नहीं है जो ये जताता हो कि वो जाट। पहली चीज ये है कि जाट कभी मजाक का या मिमिक्री का बुरा नहीं मानता है। जाट के तो शिवजी महाराज से भी ऐसे रिश्ते हैं कि उनसे मजाक करता है वो, तो जाट इन चीजों का बुरा नहीं मानता। और वो मिमिक्री भी क्या थी, किसी ने कर दी तो आपका जाटों का कहां अपमान हो गया उसमें? किसी जाट ने उसकी कॉग्निजेंस नहीं ली, किसी ने उसका बुरा नहीं माना। जी, क्या ये ऐसा भी हो सकता है, ये वो कोशिश भी हो सकती है कि मीडिया मैनेजमेंट जो आरोप लगते रहे हैं मौजूदा सरकार पर, कि वो मीडिया मैनेजमेंट कर लेता है कि इस पर बात ना हो कि विपक्षी दलों के सांसदों का निलंबन हुआ है, बल्कि इस पर बात हो कि उपराष्ट्रपति और सभापति की कुर्सी का अपमान हुआ है? देखिए मैम, वो निलंबन बहुत गैर कानूनी था, गैर जरूरी था। मुझे याद है एक बार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्लियामेंट में थे जी। डॉक्टर लोहिया तो बहुत कड़वा बोलते थे, तो स्पीकर ने किसी बात पे नाराज होकर उनको नेम कर दिया, बाहर निकाल दिया। तारकेश्वरी सिन्हा कांग्रेस की मेंबर थी, वहीं थी, खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि हुजूर इनको वापस बुला लीजिए। और एक शेर कहा उन्होंने कि यही जब न होंगे तो क्या रंगे महफिल, इसे देखकर आप शर्माइएगा। स्पीकर ने 1 मिनट में डॉक्टर लोहिया को वापस बुला लिया। तब इन चीजों को प्रेस्टीज इशू नहीं बनाया जाता था। अब इन चीजों को प्रेस्टीज इशू, मेंबर खड़ा होता नहीं उससे पहले उसको नेम कर देते हैं। ये कोई तरीका नहीं पार्लियामेंट चलाने। बिल्कुल, तो संसदीय कार्यवाही जो अब है, इसका जो है इसका जो स्तर है, इसमें भी इसका भी पतन हुआ है, आप ये कहना चाहते हैं? बहुत हुआ है, बहुत मामूली नहीं, बहुत हुआ है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी, आपसे ये समझना चाहूंगी, 14 जनवरी से इम्फाल से शुरू हो रही है राहुल गांधी की, बल्कि मैं कहूंगी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इससे कितनी उम्मीद आप लगा रहे हैं? क्योंकि जिस परिवर्तन की आप बात करते हैं और उस परिवर्तन को आप भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं, उस परिवर्तन के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा कितनी जरूरी लग रही है? देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से राहुल जी को तो फायदा होगा, लोगों में पहुंचेंगे, लोगों को इश्यूज पता चलेंगे, लेकिन ये गलत वक्त पे हो रही है। इस वक्त चुनाव का माहौल है, राहुल जी को अपनी पार्टी को चुनाव में लीड करना चाहिए, बजाय इसके कि इधर उधर। मेरी सलाह तो मानेंगे नहीं वो, लेकिन मैं उनको एक चिट्ठी जरूर लिखूंगा इस पे कि आप ये यात्रा ना करके अपनी पार्टी को लीड करिए इलेक्शन के लिए। पर आपको क्यों लगता है कि वो आपकी सलाह नहीं मांगे? वो खुद आए थे आपके पास, उन्होंने आपका इंटरव्यू भी लिया था और बड़े खुलकर बातचीत हुई थी आपकी उनके साथ। जी, इस पे ये क्या साबित होता है कि मेरी सलाह मानेंगे? वो कुछ सोच समझ के ही कर रहे होंगे, लेकिन मेरी ये राय है कि ये गैर मौजू है और गैर वक्त पे हो रही है। यात्रा ठीक है, वो करें,
लेकिन इस वक्त ना करें, क्योंकि इस वक्त उनको पूरा देश चुनाव की दृष्टि से घूमना चाहिए। जी, लेकिन स्वयं आपने कहा है कि इस वक्त सबको मिलकर सड़क पर जाने की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं ये जो सफर है, ये जो यात्रा है, ये लोगों को अपने विचारधारा के साथ जोड़ने के लिए है। नहीं है तो इसको थोड़ा और, मैं नहीं जानता कितनी शिद्दत से करेंगे वो। अगर इस शिद्दत से करेंगे लोगों को कि जुड़ो, आओ, आंदोलन में आओ, तो ये सफल होगी। और अगर रिचुअल होगा तो सफल नहीं होगी। बिल्कुल। जिस जगह से ये यात्रा शुरू हो रही है सर, ये जगह जो है मणिपुर, ये ऐसी जगह है, ऐसा राज्य है जहां पर हिंसा जो है ऐसी रही कि लगभग 2 हिस्सों में बट गया पूरा का पूरा प्रदेश। बीजेपी मेरी जानकारी में तो मणिपुर में अभी इनको इजाजत भी नहीं मिली है यात्रा करने की। जी, सीमित संख्या के साथ इजाजत मिली है कि सीमित संख्या के साथ हरी झंडी दी जा सकती है। जी, अच्छा। एनीवे वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं। जहाँ प्रधानमंत्री जा रहा है मणिपुर, तो अभी तक आपके प्रधानमंत्री भी नहीं गए हैं, उनको तो जाना चाहिए। जी, एक बात मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ सर कि भारतीय राजनीति की अभी ऐसी क्या दशा है कि मणिपुर में जब 2 महिलाओं के साथ इतनी घिनौनी वारदात हुई, फिर उस वारदात के साथ जो भारत का अन्य हिस्सा है, जो अन्य प्रदेश है, उस भावना, जितना क्रोध दिखना चाहिए जब हमने निर्भया के वक्त देखा था, वो क्रोध अब नदारद दिखता है। क्या वजह मानते हैं आप? वो डिस्टेंस का है। इस देश में जो संवेदनशीलता है वो इलाकाई होती है। अगर ये उत्तर भारत में हुई होती तो दूसरे तरह का रिएक्शन होता। तो अभी भी जो बीजेपी बातें करती है कि हमने मुख्य धारा में लाया जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। नहीं, उन्होंने तो मुख्य धारा से भगा दिया। मणिपुर में जो बीजेपी ने एक्ट किया है उससे तो पूर्वोत्तर के लोग अलग हो गए इनसे। जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जो बात हो रही है कि मायावती भी, बसपा भी इंडिया ब्लॉक में आ जाएगी, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? क्या ये जरूरी था? उनके बिना जो है उत्तर प्रदेश में जो चुनावी जीत चाहिए वो संभव नहीं हो पाती? और फिर अखिलेश जी वो आ जाएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। उनके पास बहुत बड़ा वोट बैंक है, लेकिन पहले उन दोनों को बिठा के उनको, अखिलेश को, उनके मसले हल करने पड़ेंगे विपक्ष के नेताओं को, क्योंकि अभी दोनों में एक दूसरे के प्रति कोई सद्भावना नहीं। बिल्कुल। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि आपने बहुत शुरू में एक बात कही थी कि मोदी जी को अहंकार हो गया है, तो क्योंकि आप तो बहुत करीब से उनके साथ काम करते रहे हैं, मैं ये समझना चाहूंगी कि ऐसी क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए कि मोदी जी के इस अहंकार में थोड़ी सी कमी आ सकती है? देखिए, लोग अगर सड़क पे कूद जाएंगे, आंदोलन करेंगे, तो मोदी जी डरपोक भी बहुत है, उनका सारा अहंकार निकल जाएगा। जी, दिक्कत ये है कि अपोजिशन अपना काम नहीं कर रहा। मुझे मोदी से शिकायत नहीं है, मोदी जी से, मुझे अपोजिशन से शिकायत है कि उनको जो काम करना चाहिए। मैं बिना कोई पद रखे हुए भी उत्तर भारत में 50 पब्लिक मीटिंग कर चुका हूं 3 महीने में। ये लोग निकलते ही नहीं, नेता लोग। बिल्कुल। राजस्थान में जो हार मिली कांग्रेस को, सर आप राजस्थान में ही बैठे हुए हैं, आप पब्लिक मीटिंग की भी बात कर रहे हैं, आखिर क्या वजह रही कि अशोक गहलोत की जितनी जन कल्याणकारी नीतियां थी उसके बावजूद, जो सबसे बड़ी बात चिरंजीवी योजना, इसका बहुत नाम लिया जाता रहा है, उसके बावजूद सरकार हार गई, अशोक गहलोत हार गए? अब मैं कह नहीं सकता कि क्यों हार गए, मुझे भी नहीं लगता था कि हारेंगे, लेकिन कहीं कोई लापरवाही हुई कांग्रेस के लेवल पे। ये लापरवाही सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो मनमुटाव रहा, मतभेद रहा, वो लापरवाही बहुत देर के बाद जो है वो भी बड़ा कारण है। जो सचिन पायलट के प्रभाव के इलाके हैं वहां सब जगह कांग्रेस हारी। जी, भारतीय लोकतंत्र के बारे में आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे सर? अगर ऐसा ही रहा, अगर 2024 में बीजेपी जीत जाती है, तो फिर किस परिस्थिति में आप देख पा रहे हैं भारत को? देखिए, भारत के लोगों पे मुझे बहुत विश्वास है और मैं ये मानता हूं कि लोग खड़े होंगे किसी वक्त। आपको याद होगा कि लोग कहते थे कि इंदिरा गांधी इनविंसिबल है, उसको कोई हरा नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता, कोई नेता नहीं आया, लोगों ने हटा दिया, तो लोग अपने से हटा लेंगे। जी, मैं ये भी समझना चाहती हूँ सर कि क्या लगता है कि अगर
लोग हटा देंगे तो कौन सा ऐसा चेहरा है जिसको प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए? देखिए, चेहरे की जरूरत नहीं होती और कोई चेहरा नहीं है। चेहरा तो अगर बाहर कर दें तो मोदी जी का भी कभी नहीं। बेसिक चीज है कि जब लोग हटाने का तय कर लेते हैं तो चेहरा नहीं देखते। 77 में और उसके बाद मैंने देखा है कि लोग चुनाव जो है पब्लिक वर्सेस डिक्टेटर हो जाता है, पीपल वर्सेस डिक्टेटर हो जाता है। यही होगा इस बार भी। अगर ये हटेंगे तो जनता खड़ी हो जाएगी और इनको हटा देगी। जनता कहेगी जो आएगा आएगा, देखा जाएगा, तो इनको तो हटाओ। बिल्कुल। तो वो जो मुद्दे हैं जो आप भी उठाते रहे हैं, बहुत जोर शोर से उठाते रहे हैं, चाहे वो गौतम अडानी का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो एमएसपी का मुद्दा हो, उन सभी मुद्दों पर जो भी चुनकर आएगी पार्टी या फिर गठबंधन, क्या उन मुद्दों पर आप उनसे अपेक्षा रखते हैं कि वो समय रहते कुछ बड़ा फैसला या फिर बड़ा परिवर्तन करने में कामयाब हो पाएंगे? नहीं, वो पब्लिक का इतना प्रेशर होगा, उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। जी। आप गौतम अडानी को लेकर भी आपने काफ़ी टिप्पणियां की है, तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट भी उन्हें एक के बाद एक कई क्लीन चिट दे चुका है, क्या अब अपेक्षा की जानी चाहिए वास्तव में कि गौतम अडानी जो हैं उनको कानून का सामना करना पड़ेगा? जरूर करना पड़ेगा उनको। इस वक्त तो पेट्रोनेज है, प्रोटेक्शन है, कोई बात नहीं। जब सरकार बदल जाएगी तो वो काफी दिक्कत में आएंगे। पर गौतम अडानी के साथ कुछ विपक्ष के जो है बड़े नेता भी जुड़े हुए हैं। क्या ऐसा नहीं लगता कि अगर विपक्ष भी आती है, विपक्ष की भी जीत हो जाती है 2024 के आम चुनाव में, तो फिर कुछ खास परिवर्तन नहीं होगा? अडानी होगा। पब्लिक का बहुत प्रेशर है अडानी के मामले में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी सर कि आपने समय निकाला और जस हिंदी टीवी के साथ जुड़े। बहुत बहुत आभार भी आपका कि आप चर्चा द ट्रुथ में आपने बहुत बेबाकी से सभी मसलों पर जो है खुलकर बातचीत की और अपनी राय रखी। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से मैं करना चाहती हूँ। जी जी, इसको लिंक भेज दीजिएगा। जी जी। और अब दर्शकों से अनुरोध है कि चर्चा द ट्रुथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, लेकिन अपेक्षा रहती है हर बार की तरह कि आप info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर अपना फीडबैक हम तक अवश्य पहुंचाते रहिएगा। फिर होगी मुलाकात अगले हफ्ते किसी विशेष अतिथि के साथ, विशेष मुद्दे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।